अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारे मुल्क में पानी की कमी है, हमारे दरिया सूख रहे हैं। इसलिए अमूमन मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को ज़ेरे बहस लाएं जो कि हमारे मुल्क के फ़ायदे के लिए हों और हमें बता सके कि ऐसे क्या काम करने की ज़रूरत है जिनकी बेसिस पर हम अपने दरियाओं का पानी बचा सकते हैं, हम प्यास से मरने से बच सकते हैं और हमारी अगली जनरेशन्स के पास पानी की वाफर मिकदार हो सकती है। इसी सिलसिले में आज मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ और इसे मैं लेकर आ रहा हूँ थिंक टैंक के प्लेलिस्ट के अंदर। थिंक टैंक एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें हम पाकिस्तान के मसाइल के हल के बारे में बात करते हैं। अगर आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देखेंगे तो वहाँ पर तमाम वो वीडियोस होंगी जो कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए उस पर डिस्कशन की जाती है। तो आज मैं लेकर चलता हूँ आपको बाहर की दुनिया की तरफ, क्योंकि वो अपने दरियाओं के पानियों को, अपनी नहरों के पानियों को किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं, किस तरीके से बचा रहे हैं। और उनका जो हीरो है वो एक जानवर है जिसे कहा जाता है बीवर। बीवर एक इकोसिस्टम इंजीनियर है, एक ऐसा इंजीनियर है जो कि दरियाओं का एक इकोसिस्टम बनाता है, नहरों का इकोसिस्टम बनाता है और वहाँ पर वो इस तरीके से इंजीनियरिंग करता है कि बहुत से जानदार आना शुरू हो जाते हैं और पानी का ज़िया ख़त्म हो जाता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बीवर, आपको तस्वीर में भी मैंने दिखाने की कोशिश की है, गोया कि ये तस्वीर एआई से जनरेट की गई है, किस तरीके से लकड़ियाँ लेकर आता है और लकड़ियों के ज़रिए रुकावटें डालता है, दरियाओं में, नहरों में, चश्मों में रुकावटें डालता है, बंद बांधता है, चैनल्स बनाता है, केनाल्स बनाता है, डैम्स बनाता है। और जब पानी आ रहा होता है दरिया में, वो इर्द गिर्द फैलना शुरू हो जाता है, वहाँ पर वेटलैंड्स बनना शुरू हो जाती हैं। वेटलैंड्स एक अलग इकोसिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहना शुरू कर देते हैं। तो पानी की कैपेसिटी भी एक दरिया में, एक नहर में बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। बीवर दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल करते जा रहे हैं और इनकी अफजाइश पर बहुत ज़्यादा गौर किया जा रहा है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस दरिया के पानी पर, चश्मों के पानी पर लगा देते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि दरिया का फ़्लो जो है वो कम हो जाता है, पानी की रफ्तार कम होती है, पानी में सेडिमेंट आना कम हो जाता है। जितना आ रहा है, क्योंकि आगे बैरियर्स लगे होते हैं, तो वो रुकना शुरू हो जाता है। जो पत्थर, कंकर और मिट्टी इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और आगे साफ पानी जाना शुरू हो जाता है। तो एक तो पानी फिल्टर होके जाता है, दूसरा दरिया कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पत्थर और कंकर तो आ नहीं रहे और वहाँ पर मछलियाँ अंडे देना शुरू हो जाती हैं और बहुत सी मछलियाँ, उनकी अफजाइश शुरू हो जाती है। बीवर मछलियों को बहुत शौक से खाता है, जिस तरह रीछ मछलियों को बहुत शौक से खाता है। इसलिए बीवर की कोशिश होती है कि वो दरियाओं की इंजीनियरिंग इस तरीके से करे कि वहाँ पर सैल्मन हो, वहाँ पे ट्राउट हो, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ हों और उसके साथ 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 वेटलैंड्स भी पैदा होती है। वेटलैंड दरिया के साथ वो वाला हिस्सा होता है जो कि कीचड़ से भरा होता है और वहाँ पर बहुत से प्लांट्स भी होते हैं और वहाँ पर भी बहुत सा इकोसिस्टम मेंटेन किया होता है, वहाँ पर भी बहुत से जानवर होते हैं। मैं आपको बार बार तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये पानी को भी कंजर्व करता है, क्योंकि पानी बड़ी तेज़ी से समंदर की तरफ नहीं जाता। हमारा तो पानी बड़ी तेज़ी से समंदर की तरफ जाता है और समंदर में ज़ाया हो जाता है। अगर हम बीवर्स इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में तो जगह जगह पर बंद बांधे जाएंगे, पानी की रफ्तार स्लो होगी, पानी की कैपेसिटी बढ़ेगी, दरियाओं में पानी ज़्यादा अरसे तक रहेगा, एक दरिया ज़्यादा पानी स्टोर कर सकेगा और हम उस पानी का इस्तेमाल ज़्यादा अरसे के लिए कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बीवर का। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक पायलट स्टडी की तरफ, क्योंकि हो सकता है आप ये समझते हो कि मुझे बीवर से क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है इसलिए मैं उसके इतने गुण गा रहा हूँ। तो मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी की तरफ लेकर चलता हूँ जो 2011 में की गई और डेवन वाइल्ड फायर ट्रस्ट ने ये स्टडी की और इसमें रिवर ओटर इंग्लैंड में उस पर यह स्टडी की गई। 3 हेक्टेयर एरिया लिया गया, 7.4 एकड़, 7.4 एकड़ के एरिया में जो कि दरिया के साथ है, उसमें बीवर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया और फिर देखा गया कि बीवर्स ने जैसे जैसे वहाँ पर बंद बांधने शुरू कर दिए, वहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर में 56 लीटर पानी ज़्यादा जमा होना शुरू हो गया, क्योंकि रुकावटें इतनी ज़्यादा थी। 56 लीटर पानी ज़्यादा शामिल हो गया। और फिर जब 2011 से लेकर 2016 तक तकरीबन 5 साल
बीवर्स ने इस पूरे हिस्से के इंजीनियरिंग की तो पता चला कि उन्होंने तकरीबन 13 डैम्स बनाए, जो 7.4 एकड़ हैं उनमें 13 डैम्स बना के उन्होंने पूरा सिस्टम जो है उसे, पूरा दरिया जो है उसे रिवैम्प किया। मैं आपको यहाँ पर उसकी पहले की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, बाद की भी दिखा रहा हूँ। आप इर्द गिर्द वेटलैंड्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बन रही हैं। दरिया आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और 1 मिलियन लीटर एक्स्ट्रा पानी इस दरिया में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, 1 मिलियन लीटर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर हुआ, क्योंकि अब दरिया का पानी बाहर निकलकर वेटलैंड में भी मौजूद था। तो ये एक बहुत बड़ी स्टडी थी जो कि बीवर्स के लिए की गई। उसमें ये भी बताया गया कि दरिया में जो पानी आ रहा था, जो बारिशों की वजह से पानी आ रहा था, पीक फ्लो जो हो रहा था, उसमें जितना पानी आ रहा था उससे 30% कम पानी बाहर की तरफ जा रहा था। यानी आउटगोइंग पानी कम था और इनगोइंग पानी ज़्यादा था, क्योंकि पानी फैल रहा था दरिया का, वाया दरिया का जो हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा हो चुका था, उसकी कैपेसिटी 30% ज़्यादा वो पानी स्टोर कर पा रहा था। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी रेत आ रही थी, जितना सेडिमेंट आ रहा था, जितने पत्थर आ रहे थे, वो जब हम नीचे जाते थे उस हिस्से से नीचे 7.4 एकड़ के बाद जब हम देखते थे तो वहाँ पर 3 गुना कम सेडिमेंट जाता था। यानी पानी ज़्यादा प्योर होके नीचे की तरफ जा रहा था। पानी में आपको वो गंदगी, वो डस्ट नज़र नहीं आती थी, जो कि अमूमन तेज़ बहते हुए पानी में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बहता है, उसमें आपको नज़र आती। तो मैंने सोचा कि अच्छा, अगर बीवर इतने ही ज़बरदस्त हैं तो क्यों ना पाकिस्तान में भी इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। मेरे ताल्लुका तो बहुत जगह पर है, मैं तो 1 मिनट में कहूँगा तो हुकूमत तो फ़ौरन भागी आएगी और बीवर्स को इंट्रोड्यूस करा देगी। खैर, इस बात को सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अगर हम पाकिस्तान में बीवर्स को इंट्रोड्यूस करें तो फिर क्या हो। बीवर को हम गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, दरियाओं की ज़मीन है आज़ाद कश्मीर में करवा सकते हैं, रावी, चनाब, सतलुज रिवर्स के पास करवा सकते हैं। इसी तरीके से इंडस दरिया सिंध और मंछर झील जो है उसके इर्द गिर्द बीवर्स को करवाया जा सकता है। ज़ोब और हिंगो जो रिवर हैं, दरिया हैं, इन पर, ये वो जगह है जो मेरे नज़दीक ऐसी जगह थी जिन पर हम इन बीवर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन कुदरत हमें ये बताती है कि जो पौधा और जो जानवर जहाँ का है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इसलिए लाजमी है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे जानवर होंगे जो बीवर का काम करते होंगे। अगर हम बीवर को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें बाहर से जानवरों को इंपोर्ट किया गया, मसलन ऑस्ट्रेलिया में जहरीले मेंढकों को इंपोर्ट किया गया और आज वो वबाल जान बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से फैले और उनको खाने वाला कोई नहीं था। अमेरिका से वो लाए गए थे। तो इसी तरीके से अगर हम बीवर्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो सबसे पहला काम ये होगा कि पाकिस्तान में भेड़िए नहीं है, और बीवर्स को उनकी जो पॉपुलेशन को चेक में रखा जाता है वो भेड़िए रखते हैं। भेड़िए मेक श्योर करते हैं कि बीवर्स जो हैं वो अपनी एक आबादी तक रहें। अगर भेड़िए नहीं होंगे तो बीवर बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और वो फिर हमारी फसलों को ख़राब करना शुरू कर देंगे। वो हमारी जो मॉनसून है उसमें जब फ्लड्स आएंगे उसमें हमें बहुत ज़्यादा मसले पैदा करना शुरू कर देंगे और उनसे बीमारियां बहुत आएंगी। तो बीवर्स को अगर हम फ़ौरन पाकिस्तान में बगैर सोचे समझे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिस तरीके से हमने इस्लामाबाद में कुछ पौधों को 1965 की दहाई में इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने इस्लामाबाद के बासियों को सांस की बीमारियां दे दी, तो ये एक अच्छा ख्याल नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, अगर बीवर नहीं तो फिर हमारे पास क्या है। हमारे पास बीवर का मुतबादल इकोसिस्टम इंजीनियर कौन सा जानवर है। तो जब मैंने सर्च की और मुझे पता चला कि एक ऐसा जानवर है जिसे कहा जाता है ऑटर। और जब मैंने ऑटर को, जो कि बीवर जैसा ही है, आपको शक्ल भी नज़र आ रही है, उसकी तस्वीर भी नज़र आ रही है, और जब मैंने उसका उर्दू में मतलब ढूंढा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में मुझे कई लोग कहते थे ये ऊद बुलाओ है, और ऊद बुलाओ ही वो जानवर है जो बीवर का मुतबादल है। जी हाँ, हमने ये नाम सुना है, हमारी जनरेशन ने कम से कम ये नाम सुना होगा, ऊद बुलाओ। ऊद बुलाओ, इसे स्मूथ कोटेड ऑटर कहा जाता है, और इसका काम ये है कि ये भी बीवर की तरह ही वेटलैंड्स प्रोड्यूस करता है, इकोसिस्टम प्रोड्यूस करता है, और ये एक इंजीनियरिंग करता है पूरी कैनाल की, नहरों की, दरियाओं की, चश्मों की।
لیکن ہمارے ملک میں اسے ایکسٹنکشن کا، اس کو ختم ہونے کا بہت بڑا تھریٹ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی جانور ہیں جو ختم ہونے کے قریب ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، وہ ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے، لیکن جب وہ ختم ہوں گے تو پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور قسم کا اوٹر اود بلاؤ ہے جسے ایور ایشین، میرا خیال میں یہ نام میں صحیح لے رہا ہوں، EURASIAN، اشر اس کو لکھ بھی دیجیے گا، ایور ایشین اوٹر کہا جاتا ہے، اور اس کا نام لٹرا بھی ہے۔ ناردرن ایریا میں پایا جاتا ہے، ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے۔ جو پہلا اوٹر تھا وہ ہمارے سندھ کے علاقے میں، پنجاب میں، KPK میں پایا جاتا تھا، جسے ہم اود بلاؤ کہتے تھے یا اسموتھ کوٹڈ اوٹر کہتے تھے۔ یور ایشین جو لترا اود بلاؤ ہے، اسے KPK میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، آزاد کشمیر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور ناردرن ایریا میں ابھی بھی یہ موجود ہے۔ ہمیں ان دونوں اوٹرز کی، اود بلاؤں کی حفاظت کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شیوک ریور کے ساتھ بلتستان میں جو موجود ہے، غزر ریور کے ساتھ جو گلگت میں ہے، کنہار ریور چترال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنزا ریور کے ارد گرد بھی پایا جاتا ہے، اور اسے ہمیں پریزرو کرنا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ دریاؤں پر بند باندھتا ہے، دریاؤں پر ویٹ لینڈز کی طرف آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو محبوب غذا ہے وہ ہے مچھلی۔ تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کچھ اس طریقے کا کام کرے کہ دریاؤں میں زیادہ سے زیادہ، نہروں میں زیادہ سے زیادہ مچھلی پیدا ہو اور یہ اس کو کھائے، تو ہمیں بھی فائدہ ہے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دریاؤں میں، ہماری نہروں میں زیادہ سے زیادہ مچھلی پیدا ہو۔ لیکن ابھی بات صرف اود بلاؤ پر ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو اور بھی کچھ جانور ہیں جنہیں ہمیں بچانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دریاؤں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہمیں سیلابوں سے بچا رہے ہیں، وہ ہمارے دریاؤں میں پانی کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں، وہ ہمارے دریاؤں کا ایکو سسٹم بنا رہے ہیں۔ ان میں کروکوڈائلز، مگرمچھ ہیں، اور اگر آپ مگرمچھ کو دیکھیں تو یہ دریاؤں کے اندر اور زمین کے اندر کھڈے کھودتے ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے، بیروز ان کو کہا جاتا ہے، ریور بیڈز میں اور لیکس میں، اور اس میں پانی بھر جاتا ہے، تو جب پانی اوپر سے ختم ہوتا ہے تو کچھ حصے میں پھر بھی پانی رہ جاتا ہے، جس کے اندر یہ موجود رہتے ہیں، تو یہ پانی کے گڑھے بناتے ہیں اور پانی کو پریزرو کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مچھلیاں آتی ہیں تو مچھلیوں کے ساتھ اور بھی بہت سے جانور آتے ہیں، پھر ان کا ایکو سسٹم بنتا ہے، پھر برڈز آتے ہیں، پھر ریچھ آتے ہیں، تو ایک پورا ایکو سسٹم تشکیل پاتا ہے۔ ہندوستانی سہ بھی ہم بچپن میں دیکھتے ہوتے تھے، اب تو میں نے بڑا عرصہ ہوا سہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی زمین میں کھڈے کھودتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کو پانی میں ریچارج کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے، تو پانی دوبارہ زمین کے اندر جاتا ہے۔ اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویٹ لینڈز ہیں ارد گرد، جو دریاؤں کے اور نہروں کے علاقے ہیں، ان کو بہت زیادہ مدد دیتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہے۔ اور جنگلی سور، وائلڈ بور، جنگلی سور بھی یہ کام کرتا ہے، زمین کو زرخیز بناتا ہے، اس کے بعد ریفارسٹیشن کرتا ہے، درختوں کو، پودوں کو لگنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ جتنے پودے ہوں گے، درخت ہوں گے، اتنا جو فلڈ آئے گا اس کی انٹینسٹی کم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لینڈز کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے رین واٹر کو بھی سٹور کرنے میں مدد دیتا ہے، تو یہ وہ جانور ہیں جو کہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اور آخر میں سافٹ شیل ٹرٹل، جو کہ ہمیں عموماً دریاؤں میں نظر آتا ہے، ایون کئی مرتبہ تو گھروں میں بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دریا چناب میں، راوی میں، اور مختلف لیکس میں ہے، منچر لیک میں بھی موجود ہوتا ہے، تو اس کا بھی بہت اہم ایک رول ہے، کیونکہ یہ بھی ویٹ لینڈ کا ایک بہت اہم جانور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹک ایکو سسٹم بنانے میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے اور ہمیں بڑی مدد دیتا ہے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو ہمارے ملک میں پانی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ملک میں، ہمارا ملک ان 10 ممالک میں ہے جو کہ پانی کی قلت کا بہت زیادہ شکار ہونے والا ہے، ان جانوروں کو ہمیں بچانا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے ان جانوروں کی طرف رخ نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں رکھیں گے، تو بعد میں ہم بہت زیادہ پچھتائیں گے، کیونکہ ہمارے دریا سکڑتے جائیں گے، ہمارے دریا بہت تیزی سے پانی بہاتے جائیں گے، سارا پانی گلیشیئر سے شروع ہوگا اور ٹھک جا کر سیدھا سمندر میں گرے گا، اور بیچ میں ہم نے تو پل اور ہم نے تو بند بنانے نہیں ہیں، اور ان جانوروں کا ہم نے استعمال نہیں کرنا، تو پانی جو ہے وہ ہمارے دریاؤں میں سٹور نہیں ہوگا، اور پانی بڑی تیزی سے سمندر میں ہم ضائع کرتے جائیں گے۔ ہمارے دریاؤں کے گرد مختلف قسم کی ویٹ لینڈز نہیں ہوں گی، پونڈز نہیں ہوں گی، جھیلیں نہیں ہوں گی،
وہاں پر خوبصورت قسم کے پھول نہیں لگے ہوں گے. بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ہم سوچیں. ہمارے دائرہ اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ارباب اختیار جو کہ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ تھنک ٹینک کی ویڈیو ہے، ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ ان جانوروں کی حفاظت کریں، لوگوں کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں، اود بلاؤ کا خیال رکھیں. آج تک ہم دوسروں کو کہتے رہے ہیں کہ یہ اود بلاؤ ہے، لیکن اب یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اود بلاؤ کا خیال رکھنا ہے، اس کی جو نشو و نما ہے وہ کرنی ہے، اس کی نسل کو آگے لے کے جانا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے.